डीएनए में पहला चैप्टर था वो था चिट्टी ने कैसे पहचाना चिट्टी ने दोस्तों को, यानी कि चिट्टी है वो अपने दोस्तों को किस तरह से पहचानती है। आप सभी देखते हैं कि चिट्टी है वो सभी चिट्टियाँ एक ही प्रकार की है, सभी चिटिया एक ही प्रकार की है। तो वो अपने यानी कि अपने जो साथी होते हैं यानी कि दूसरे के टोले के होते हैं तो वे कैसे पहचानती होगी अपने दोस्त को। तो ये उसमें एक अलग प्रकार की, जैसे कि हम अभी अगर कोई खाना हमारे पास लेकर आता है तो हम उसको तुरंत पहचान लेते हैं कि ये खाना कौन सा है, यानी कि उसके सुगंध के अनुसार उसकी हम सुगंध है उसको हम महसूस कर सकते हैं नाक से। तो हम इसी प्रकार से तो यहाँ पे जो चिट्टियाँ होती है उसमें भी एक अलग प्रकार की सूंघने की शक्ति होती है, जिसके कारण उसको पता चल जाता है कि ये चिट्टी है वो हमारे टोली की है, यानी कि हमारे साथी है। इसी तरह से यानी कि जब अगर कोई दूसरी कोई टोली की चिट्टियाँ उसके टोली के पास आ जाती है तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये चिट्टी हमारे टोली की नहीं है, यानी कि ये हमारे ग्रुप की नहीं है। ये हमने देखा था पहले चैप्टर में। फिर इसके बाद हमने आगे देखा था कि सभी जो जानवर होते हैं वो अलग अलग खतरे को महसूस करने का, यानी खतरा है अगर कोई उसके आसपास कोई खतरा आने वाला होता है तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई खतरा आने वाला है और तुरंत वो अपने साथियों को अलग अलग आवाज़ें बनाकर अपने यानी उसको अलग अलग आवाज़ कर वो दूसरों को पता चला देता है कि यहाँ पे कोई खतरा आने वाला है, यानी कि सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी में रह जाते हैं। इसी प्रकार कि दूसरा चैप्टर हमारा था वो दूसरा चैप्टर था कि कहानी सपेरों की, यानी कि इस कहानी में एक सपेरा है वो अपनी जो पुरानी यादें होती है यानी कि वो किस प्रकार से बचपन में सपेरों को यानी कि सर्प होते हैं उन सबको कैसे पहचानता था, यानी कि अलग अलग प्रकार के सर्प होते हैं तो वो सभी जो सर्प है वो किस तरह से पहचानता था उन सब के बारे में एक कहानी बताई दी थी। फिर हमने आगे देखा था तो जो सभी जानवर होते हैं उसका सोने का टाइम अलग अलग होता है। कई जानवर ऐसे होते हैं जो दिन के समय सोते हैं और रात के समय जगते हैं। तो यहाँ पे अलग आप देख सकते हैं कि हम रात के समय सोते हैं और दिन के समय जगते हैं। तो हम सभी रंगों के यानी कि कोई भी वस्तु होती है कोई भी रंग की होती है तो हम उसको उसी रंग में देख सकते हैं, यानी कि सभी रंग हमें दिखाई देता है। लेकिन कई जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसको काला या सफ़ेद दो रंग का ही उसे दिखाई देता है। तो ये जो सभी जानवर होते हैं जो रात के समय जगते हैं और दिन के समय सोते हैं तो वे जानवर को सिर्फ और सिर्फ काले और सफ़ेद रंग की वस्तु दिखाई देती है। तो ये सब हमने यानी कि जो पहले जो सपेरे की कहानी थी उसमें एक आयरनाथ यानी कि वो एक लड़का है आयरनाथ जो उसको एक सपेरो यानी कि जो सांप को नचाने का काम करता है, यानी कि सांप को बीन की धुन से नचाने का काम करता है। तो ये जो उसने बताया कि सब हम लोग एक गांव से दूसरे गांव तक अपने बीन को यानी कि बीन और एक टोपली में सांप रखा होता है उस सबको साथ में लेकर एक गांव से दूसरे गांव तक जाते हैं। फिर अगर वो एक गांव से अगर किसी ने डंक मार दिया है, किसी ने सांप को किसी ने डंक मार दिया है तो कोई सांप ऐसे होते हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विष होता है। विष को अगर शरीर में फैल जाता है पूरे शरीर में विष फैल जाता है तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कई सांप ऐसे होते हैं जो उस सांप में बहुत ज़्यादा विष होता है। अगर वो विष वाला जो सांप होता है अगर वो हमें डंक मारता है तो जो उसका विष है वो हमारे शरीर में पूरे शरीर में फैल जाता है और हमारी मृत्यु होती है। और कई सांप ऐसे होते हैं जिसमें कम मात्रा में विष होता है, यानी कि उसकी जो हमारे शरीर में विष फैलने की शक्ति होती है कम होती है, जिसके कारण वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर विष है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो सपेरे का काम क्या है कि जो व्यक्ति को डंक मारते हैं उस व्यक्ति को जो उसके दांतों की यानी कि जो सांप है वो डंक मारता है, लेकिन किसकी सहायता से, जो सांप के अंदर जो दांत होते हैं उसके अनुसार यानी कि उसके आधार पे वो डंक मारता है। तो जो दांतों के निशान जिस व्यक्ति पे पड़ जाते हैं उसी निशान को में से वो विष है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब वो गांव में यानी कि उस गांव में यानी कि उस व्यक्ति के पास जाता है जिसको डंक लगा है उस व्यक्ति के पास जाने से पहले ही यानी कि उसको देर हो जाती है और उसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें दूसरे चैप्टर में यानी कि वो सपेरे के बारे में हमें देखा था। अब जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है
चखने से पचने तक, यानी कि जो हम वस्तु खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसको हम कैसे पता चलेंगे कि ये वस्तु कौन सी है। तो आप सबको पता है कि अगर हमारे घर में कोई रसोई बनती है तो हमें उसकी सुगंध लेते ही हमें पता चल जाता है कि यह वस्तु कौन सी बन रही है। अगर रोटी बनाते हैं तो रोटी की सुगंध हमें आने लगती है, सब्जी बनाते हैं तो सब्जी की। और आप सब देखते हैं कि जो सभी सब्जियों का जो स्वाद होता है वो स्वाद भी अलग अलग होता है। तो जो स्वाद आप कड़वे होते हैं करेले, और कई मीठे होते हैं। हमें आलू की सब्जी सबको पसंद है, आलू की सब्जी हमें सभी को पसंद है। तो हम जो सभी वस्तु अगर आलू की सब्जी कोई बनाता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो आलू की सब्जी बन रही है, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद होते हैं इसके लिए। तो आपको अगर कोई आपको एक गेम खेलना है तो उस गेम में क्या करना है कि आपके साथ अपने साथी के यानी कि अपने दोस्त को भी रखना है। फिर आपको ऐसा गेम खेलना है कि आपका जो मित्र है उसको आंखों पे पट्टी बांध देनी है। फिर आपको उसके मुंह पे कोई भी आप खाना खाते हो यानी कि कोई भी वस्तु जिसको आप खाना पसंद होते हैं उसी वस्तु को हमें उसके मुंह में रखनी है और चखानी है। क्या करनी है? चखानी है। इसके बाद आप बोलना है कि ये कौन सी वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है। तो क्या उसे पता चल जाता है कि ये उसने उसके मुंह में कौन सी वस्तु रखी थी। अगर आप नींबू का रस है, नींबू का रस अपने मुंह में डालते हो तो क्या आपको साथी को पता चल जाएगा कि ये नींबू का रस है। तो हाँ, अगर उसे, क्योंकि नींबू का रस है खट्टा होता है, नींबू का रस है वो खट्टा होता है, तो अगर हम उसके नींबू के रस की 2-3 बूंदे हमारे मुंह में डालते हैं तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि ये तो नींबू की बूंदे हैं। और अगर आप खट्टी इमली आप सबको पसंद होती है, अगर खट्टी इमली कोई आपके मुंह में रख देता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये तो खट्टी इमली है। इसी प्रकार आपके जो पसंदी वस्तुएं होती है, पसंदी अपने खाना होता है, उसको आप तुरंत पता चलेगा कि ये कौन सी वस्तु है। इस तरह का एक खेल इस चैप्टर में हमने देखा था। अब हम आगे देखते हैं कि एक फौजी होता है। यहाँ पे एक कहानी थी कि खिड़की वाले पेट की। ये कहानी में क्या होता था, तो ये खिड़की वाले पेट की, तो इसमें एक फौजी होता है, वो उसकी फौजी के सीने पे एक गोली लग जाती है। क्या लग जाती है? गोली। तब गोली लगने के बाद वो तुरंत डॉक्टर के पास जाने लगता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने इलाज करवाया। इलाज के बाद उसने 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो दूसरी साल में फिर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बोला कि यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारी चमड़ी के अंदर भी छोटी छोटी सतह की एक चमड़ियाँ होती है, 3 सतह की, यानी कि चमड़ी के ऊपर चमड़ी, चमड़ी के ऊपर, इस तरह की 3 सतह होती है हमारे चमड़ी की। तो उसने देखा तो पहले जो ऊपर की सतह थी उसमें तो उसने चमड़ी वो आगे की बढ़ गई, लेकिन नीचे की जो चमड़ी होती है उसमें कुछ नहीं हुआ, तो उसमें हमें छेद दिखाई देने लगता है। यानी कि उस डॉक्टर ने क्या बोला कि यहाँ पे तो हमें खिड़की की तरह दिखाई देता है, यानी कि ऊपर की चमड़ी है वो बढ़ गई है, यानी कि आगे की वो बढ़ जाती है, और नीचे की चमड़ी में उसमें कुछ नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका छेद ही दिखाई देता है। तो उसने ऐसा प्रयोग किया कि यहाँ पे जो हम भोजन लेते हैं तो उसका पाचन पाचन यानी कि हमारे भोजन हम लेते हैं उसका पाचन किस प्रकार से होता है। तो उसने उस छेद को से उसने प्रयोग किया कि उसमें से जो पाचक रस होता है, जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया के लिए जो पाचक रस होता है, उस पाचन रस को उसने बाहर निकाल दिया। किसकी सहायता से? तो उसने एक नली ली और उसकी सहायता से उसने पाचक रस को बाहर निकाल दिया। फिर उस पाचक रस ने उसने एक गिलास में रख दिया। फिर उसने जो हम भोजन लेते हैं उसके कुछ टुकड़े करके उस पाचक रस में डाल दिए। तब उसने पता चलता है कि थोड़े ही समय के बाद, यानी कि उसने जो पाचक रस लिया था और उसके अंदर जो उसने खाने को भोजन मिलाया था वो भोजन उसने सुबह में रखा था। फिर वो दोपहर में देखता है तो वो भोजन है वो संपूर्णतः पाचन हो जाता है, यानी कि संपूर्ण यानी कि पूरे का पूरा उसका पाचन हो जाता है। तो उसने देखा कि ये जो पाचन होता है वो किसकी सहायता से होता है, तो जो हमारे शरीर में पाचक रस होता है उसकी सहायता से जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन हो जाता है। फिर उसने ऐसा सोचा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन फिर उसने जो हम
हमारे शरीर में जो पाचक रस है, जो हम भोजन लेते हैं उसमें कितना पाचन होता है। तो उन दोनों की सहायता से उसको मिला कि जो हम पेट के द्वारा जो पाचन करते हैं तो उसमें कम समय लगता है। कितना समय लगता है? कम। और अगर हम बाहर निकल कर उसको पाचन करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो इसी प्रकार यहाँ तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अब हम आगे देखते हैं हमारे किताब में से हैं कि सही खाना और सही सेहत, यानी कि अगर हमारा शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें कैसे आहार लेने चाहिए। तो यहाँ पे एक डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए दो बच्चे जाते हैं। दो इलाज के लिए दो बच्चे जाते हैं और उसका नाम था रश्मि और कैलाश। तो यहाँ पे रश्मि और कैलाश के बारे में एक चित्र में बताया गया है उसकी कहानी। तो उसकी कहानी इस प्रकार की कि रश्मि है वो 5 साल की है। रश्मि है वो 5 साल की है और उसका यानी कि उसके डॉक्टर के पास जाने के अगर उसका यहाँ पे उसने कुछ बातचीत करते हैं और उसको जानकारी इस प्रकार के डॉक्टर को मिलती है। तो रश्मि 5 साल की है लेकिन वो 3 साल की लगती है। कितने साल की लगती है? 3 साल की। तो ऐसा क्यों? कि उसके हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। उसके हाथ पैर वो है पतले हुए हैं और उसका पेट है वो फूल गया है। अक्सर वो बीमारी रहती थी। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। यानी कि उसकी उम्र 5 साल की है लेकिन वो दिखती कितने साल की है? 3 साल की। क्योंकि उसके हाथ पैर वो इतने पतले हैं और उसकी पेट है वो फूल गई थी और वो अक्सर वो बीमार ही रहती थी। इसके कारण इसके बीमार होने के कारण उसको थकान होती है और उसके कारण वो बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती थी और खेलने की ताकत भी उसमें नहीं थी कि उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खेल भी सके। तो उसका खाना कैसा था? यानी कि वो खाना कैसा लेती थी? तो पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधी रोटी, अगर उसको एक आधी रोटी भी मिल जाती थी तो उसे समझो कि इसे बहुत सारा खाना मिल गया था। एक थोड़ा सा चावल और एक आधी उससे रोटी मिल जाती थी तो उसे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत सारा खाना मिल गया था। अब ये दूसरा है कैलाश। तो कैलाश है वो 7 साल की उम्र का था लेकिन उम्र से वो बड़ा दिखता था। उम्र उसकी 7 साल की थी लेकिन वो उम्र में बहुत बड़ा दिख रहा था। बदन मोटा और थुलथुला है। पैरों में दर्द रहता था। यानी इसका शरीर इतना भारी था कि उसको पैरों में दर्द भी होने लगा था। फुर्ती से ही कोई काम भी नहीं कर पाता। यानी कि इतने शरीर अगर उसका बड़ा है तो काम भी अच्छी तरह से नहीं करने लगता था। बस स्कूल से जाना, दिन में कई घंटे तक टीवी देखना, यानी कि उसका कार्य क्या है? वो सिर्फ अगर उसको स्कूल जाना है तो अभी वो बस से जाता है और अगर दिन में यानी कि घर के यानी कि जब वो घर में होता है तो पूरे दिन वो सिर्फ और सिर्फ घंटे तक टीवी देखने के लिए बैठ जाता था। यानी कि उसका जो काम था वो पहले तो बस से स्कूल जाना, बस में भी वो बैठता है, फिर दिन में कई घंटे तक टीवी देखना था, टीवी देखते समय भी वो बैठता है। यानी उसका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ उसका बैठने का काम था। खाना, तो उसका खाना कैसा था? तो घर का खाना बना, यानी कि घर का बना हुआ खाना उसको पसंद नहीं था। यानी कि जो घर पे जो खाना बनाते हैं उसको यह पसंद नहीं था। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता था। यानी कि जो दाल चावल और रोटी सब्जी है उन सभी जो खाना होता है उन सबसे तो दूर ही रहता है। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स बस यही खाता है उसे। यानी कि उसको कैसा खाना पसंद है? तो जो बाहर की चीज़ होती है जैसे कि चिप्स है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, तो ये जो सभी वस्तु है, ये जो सभी खाना है उसको ये यानी कि बाहर का खाना उसे ज़्यादा पसंद रहता था। तो डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा। यानी कि डॉक्टर ने इन दोनों का कद और वजन नाप लेते हैं और जांच भी करते हैं। दोनों बच्चों का कहा कि तुम्हारी बीमारी एक ही है। यानी कि जो ये कैलाश और रश्मि है यानी कि इन दोनों की जो बीमारी है वो एक ही है। कौन सी थी? वो था सही खाना। अगर वो सही खाना खाता यानी रश्मि सही खाना खाता तो जो उसका वजन है वो बढ़ जाता था और कैलाश वो घर का खाना खाता तो उसका जो वजन है वो कम हो जाता है। यानी कि जो अभी उसका कद उम्र है उम्र से बड़ा दिखता है और उसका जो बदन मोटा होता है अगर तो वो मोटा नहीं होता। अब हम आगे देखते हैं, चर्चा करनी है कि तुम्हें क्या लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? यानी कि उसको खाना है वो अच्छी तरह से पसंद नहीं होता है। यानी कि उसको पसंद नहीं कि उसको ज़्यादा मात्रा में खाना खाए। फिर क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? कैलाश है उसको खेलकूद में दिलचस्पी तो होती है लेकिन उसका इतना बड़ा वजन है, इतना बड़ा उसका पेट है तो उसके कारण वो
खेल नहीं सकता है। सही खाने से तुम क्या समझते हो? सही खाने से तुम क्या समझते हो? तो इसमें हमें ये देखना है कि जो हम घर का खाना खाते हैं अभी प्रतिदिन, यानी कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सभी प्रकार की सब्जियाँ, तो ये जो सभी वस्तुएं होती है इनमें से हमें क्या मिलता है? तो जो हमें भोजन के लिए जो सारी मात्रा में पोषक घटक होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो वही पोषक घटक हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए कि जो हम घर का खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बाहर का खाना भी नहीं खा सकते हो, लेकिन कितनी मात्रा में? कम मात्रा में। आपको बहुत मात्रा में जो हम बहुत सारा भोजन लेते हैं वो हमें भोजन घर के खाने से ही लेना होता है। आप सभी बाहर का खाना जैसे चिप्स है, बर्गर है, वो सभी वस्तुएं आप घर पे भी बनाकर खा सकते हो। तो तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? तो हमें वो लिखना है। तो रश्मि वो सिर्फ और सिर्फ चावल और रोटी सब्जी खाती है, लेकिन अभी हमने बताया कि जो चावल और रोटी सब्जी खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन यहाँ पे रश्मि है वो तो रोटी और सब्जी वो सब खाती थी, तो उसका शरीर किसी स्वस्थ नहीं है। तो वो खाती है लेकिन कम खाती है लेकिन कम खाती है। उसको सही मात्रा में खाना चाहिए, तभी वो उसका शरीर बनेगा। और कैलाश है वो बाहर का खाना खाता है, इसके लिए उसका वजन है वो बढ़ जाता है। अब हमें पता करना है, तो यहाँ पे पता करो में हम देख सकते हैं कि दादा दादी से पूछो कि वे जब तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे। जब आपके दादा दादी से पूछना है कि जब वो यानी कि छोटी उम्र के थे तब वो क्या क्या काम कर सकते थे और क्या क्या और कितना खाते थे, यानी कि उसका खाना कितना था। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो क्या उनके जैसा या उनके अलग है? तो आप देख सकते हैं कि अपने जो दादा दादी है वो छोटी उम्र के थे तब वो कैसा खाना खाते? सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाते हैं, घर का खाना खाते थे और जो काम होता है वो बहुत मात्रा में करते थे। लेकिन अभी के जो ज़माने में हम सब लोग खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं, और जितना पहले जो लोग काम करते थे उतना काम तो हम कर ही नहीं सकते थे। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसे कितने यानी भरपेट, जब तक पेट नहीं भरता है तब तक हमें खाना खाना चाहिए। तो एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता, और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं था। यानी कि कैलाश है वो जिसको घर का खाना पसंद नहीं था, लेकिन उसको किसका खाना पसंद था? तो वो था बाहर का खाना। और दूसरी तरफ हमने देखा रश्मि जिसको घर का खाना तो खाती है लेकिन पेट भर खाना नहीं खाती थी। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है, यानी कि पेट भर के खाना, यानी कि जब तक पेट भर ना जाए तब तक उसे खाना खाना चाहिए। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, यानी कि हमारे देश में आधे बच्चे रश्मि की तरह, यानी कि जिसको खाना नहीं मिलता है, उनको ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। यानी कि उसको आगे की ओर बढ़ने की, यानी कि उसकी ऊंचाई है, हमारे शरीर को जो कार्य होता है उन सभी को आगे बढ़ने के लिए जितना उसको खाना चाहिए उतना खाना उसको नहीं मिल पाता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। जो अगर हम सही तरह से खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर में कमजोरी रहती है, और हम बीमारियों के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। फिर है कि यहाँ पे एक चित्र में बताया गया है, वो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले का, यानी कि उड़ीसा एक जिला है जिसमें कालाहांडी गांव है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि 3 साल की गोमती, यानी कि जो 3 साल की एक छोटी सी लड़की है गोमती, किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती थी। यानी कि जो 30 साल की एक लड़की है, गोमती नाम है, जो एक बड़े किसान के गांव में, यानी कि एक किसान है वो बड़े गांव गांव में एक किसान रहता है, उसी गांव में वो मजदूरी करती थी। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती, जो वो मेहनत करती थी उसकी बहुत कम मात्रा में उसको मजदूरी यानी कि उसको पैसे मिलते थे। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती, यानी कि उसकी मजदूरी यानी कि उसको इतने कम पैसे मिलते थे कि वो पेट भर के अनाज अनाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। कई महीने तक तो वो उसे काम भी नहीं मिलता, कई महीने तक तो ऐसे ऐसा काम यानी कि मजदूर का काम भी उसे नहीं मिल सकता था। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है, यानी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरे महीने की यानी कि पेट भर के अनाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो क्या करती थी? तो जंगल के जो बड़े पेड़ होते हैं, जंगल के जो पेड़ होती है उसकी पत्तियाँ
पत्ती और जो उसकी जड़ होती है उसके खाकर ही उसका पेट भरा देती है, यानी कि उसके पेट में जो आहार की जरूरत थी उसको पेट को भर देती थी। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़ रहे थे, यानी कि गोमती को उसका जो सही मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है वो भोजन उसे नहीं मिल पाता है, उसके कारण वो बीमार रहते थे। और उसके कारण अगर उसने बीमार होने के कारण उसकी जो बच्ची थी, यानी कि उसकी जो छोटी बच्ची थी उस वो भी बीमार रहते थे। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूखे के कारण ही गुजर गया था। यानी कि जो गोमती का पति है वो भी भूखे के कारण, यानी कि उसको खाना नहीं मिल सकता था, इसके कारण वो भी गुजर गया था, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो गई थी। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता था, यानी कि जो कालाहांडी गांव है उसमें सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ चावल का उत्पादन होता था और दूसरे राज्यों में बेचा जाता था। यानी कि कालाहांडी के गांव में चावल का उत्पादन होता है और उस चावल दूसरे गांव में बेच देने पड़ते थे। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी थी, यानी कि कालाहांडी के गांव में, यानी कि ऐसे कोई दूसरा राज्य है तो उसमें भी गोमती की जैसे ही गरीबी की तरह, यानी कि गोमती जैसी हालत थी। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है, यानी कि अब देखते हैं कि जो हम उत्पादन करते हैं गेहूँ चावल कोई भी हम फसलों को उत्पादन करते हैं, उस फसल के उत्पादन के बाद उसका उपज निकलती है, उस उपज को हम एक ही गोडाउन में, यानी कि गोदाम होता है उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे गोदाम में रखे हुए अनाज होते हैं, यानी कि धान होते हैं, वो भी पड़े पड़े बिगड़ जाते हैं। फिर ऐसे जगह लोग भूखमरी के शिकार क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न है कि यहाँ पे जो गोदाम होते हैं उसमें जो अनाज रहते हैं वो पड़े पड़े सड़ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी, यानी कि उसमें इतने सारे अनाज धान होते हैं गोदाम में, तो भी उस जो गांव है तो उसके जहाँ के उस जगह के लोग भूखमरी के शिकार क्यों बन जाते थे? तो यहाँ पे सोचो और चर्चा करनी है कि क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? आप सब देखते हैं कि कई ऐसे आपने देखे होते हैं छोटे छोटे बच्चे वो ऐसे मजदूर करते हैं, मजबूरी कर के मजदूर होते हैं और ऐसे उसको खाना भी नहीं मिलता है, उसको खाने मिलता नहीं है जिसके कारण वो दिन भर में खाने को कुछ नहीं उसे मिलता। क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? कहाँ, मतलब आपने कहीं ऐसा गोदाम देखा है कि जहाँ पे बहुत सारा अनाज है वो रखा जाता है? और यहाँ पे हम क्या समझे हैं, तो क्या तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? जब हमें जुकाम होता है तो हमें खाने का स्वाद है वो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम, यानी कि जुकाम होने के कारण हमारे जो स्वाद का, यानी कि जो हम स्वाद को पहचान सकते हैं वो शक्तियाँ मौजूद नहीं रहती, यानी कि उसका नाश हो जाता है, जिसके कारण कोई भी खाना खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कड़वे ही लगते हैं। यानी कि कोई भी आप खाना खाते हैं तो उसका स्वाद कैसा हमें लगता है जुकाम के समय, तो कड़वे होते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है, तो हम सब जो मुंह में भोजन डालते हैं यानी खाना डालते हैं, तो पहले हमें उसको बारीक बारीक यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसे मुंह में ही उसका पाचन क्रिया करने की शुरुआत कर देते हैं। तो हमारा जो पाचन यानी कि जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो पाचन होता है, तो वो पाचन किसी कारण, तो हम जो भोजन लेते हैं तो वो सारा भोजन हम पहले तो मुंह से निकाल लेते हैं, खाने को हम मुंह में डालते हैं और मुंह में डालने के बाद हम उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसका विभाजन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसका विभाजन करते हैं, उसके बाद है वो भोजन है वो हमारे शरीर के नीचे की ओर चला जाता है। सही खाना न मिले तो बच्चों का क्या क्या परेशानी हो सकती है? अगर हमें सही खाना न मिले तो पेट आपको अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं। पहला तो है पेट में रोग हो सकते, पेट में दर्द होता है, सिर दर्द होने लगता है, जुकाम हो जाता है, अलग अलग प्रकार के जुकाम होते हैं। आप सबको पता है कि वायरस का ताव है, अलग अलग प्रकार के उल्टी भी वोमिट भी होने लगती है जब हम अच्छी तरह से खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं वो सभी हमें सही खाना अगर न मिले तो हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं। वो था, पहला चैप्टर था कि कैसे पहचाना चिट्टी ने दोस्त को, फिर दूसरा चैप्टर था कहानी सपेरों की, और तीसरा चैप्टर है तो वो था चखने से पचने तक। जो हम भोजन लेते हैं पहले तो हम उसको चखते हैं, क्या करते हैं, चखते हैं, फिर मुंह में डालते हैं, मुंह में डालने के बाद उसका
उसका हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन करते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े में हम उसका विभाजन कर लेते हैं। विभाजन करने के बाद ये भोजन है वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। शरीर के अंदर चल जाने के बाद उसमें एक शरीर के अंदर एक पाचक रस होता है। उस पाचक रस जो हमारे भोजन को पाचन करने में सहायता करते हैं। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों की आप सबको घर पे बैठकर पढ़ाई करनी है तीनों चैप्टर की, ठीक है। याद रखना है तीनों चैप्टरों की पढ़ाई करनी है। आगे हम देखेंगे अब अगले लेक्चर में, वो हमारा चौथा चैप्टर होगा। और आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में से मिल जाएगा। और उसमें लिखना क्या है, तो यहाँ पे जो ये कहानी है, तो ये 30 साल की गोमती वाली कहानी, उड़ीसा के कालाहांडी जिले की यहाँ पे एक कहानी है। वो कहानी आपको होमवर्क में लिखनी है। तो ये जो कहानी का फोटो है वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगा। और उसमें जो लिखा है वही आपको कॉपी में एक बार अच्छे अक्षरों में लिखना है। तो ये होगा आपका होमवर्क, ठीक है। तो आज का जो हमारा यहाँ पे जो लेक्चर है वो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछ